हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस में आप सभी का स्वागत है। तो अर्थव्यवस्था से संबंधित खंड पर हम चर्चा कर रहे हैं और प्रारंभिक परीक्षा नजदीक आ रही है। ऐसे में जो पीटी रिवीजन सीरीज है उसका ये एक अगला चरण है और इसमें जनवरी महीने के जो भी करंट अफेयर्स है जनवरी 2023 के, वो हमने कवर किए हैं। अब ऐसे करंट अफेयर से सीधे सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट के रूप में पूछे जा सकते हैं, और अगर सवाल करंट अफेयर से बनता है तो ऐसे में कुछ ऐसे भी कथन हो सकते हैं उसमें जो उसके स्टैटिक पोर्शन से पूछे जाएं। ऐसी कुछ चीजों को हम इसमें शामिल कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह का सवाल आप सॉल्व कर पाएं। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड पहली खबर है। आरबीआई ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को 2 किस्तों में जारी करने की बात की थी और ये चूंकि जनवरी की बात है, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 2022 से 23 की बात की जा रही थी और वर्तमान समय में 2023-24 चल रहा है क्योंकि अभी हम अप्रैल के महीने में हैं। तो 2 किस्तों में जारी किए गए हैं और उसकी कुल कीमत 16,000 करोड़ रुपए रखी गई थी और बिक्री की अधिसूचित राशि का 5% खुदरा निवेशकों के लिए सुरक्षित किया गया था। ये बॉन्ड रेपो यानी पुनर्खरीद के लिए पात्र होते हैं। अगर ये सवाल पूछा जाए कि जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है क्या उनकी पुनर्खरीदी की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है और जो जारी किए गए हैं वो भी इसके लिए पात्र माने गए हैं। एसएलआर यानी वैधानिक तरलता अनुपात प्रयोजनों के लिए भी एक पात्र निवेश के रूप में माने जाते हैं। इसके अलावा जो अप्रवासी हैं वो फुली एक्सेसिबल रूट के तहत इसमें निवेश कर सकते हैं। क्या होता है ये फुली एक्सेसिबल रूट, एक सवाल ये भी बन सकता है। तो इसके तहत सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश को लेकर किसी तरह की सीमा नहीं होती। ऐसी कोई भी प्रतिभूति जो इसके अंतर्गत आएगी यानी फुली एक्सेसिबल रूट में, उसमें निवेश किया जा सकता है। तो नवंबर 2022 में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड का फ्रेमवर्क जारी किया गया था। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड का इस्तेमाल हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए किया जाता है। जैसा इसका नाम है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, यानी ऐसी कोई भी परियोजनाएं जो अर्थव्यवस्था से कार्बन फुटप्रिंट को कम करेंगी। वो इसके अंतर्गत आएंगी और इस धन का उपयोग फिर इनमें किया जाएगा। तो वित्त वर्ष 22-23 के लिए बाजार उधारी 14.21 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर रहने का अनुमान लगाया गया है। ग्रीन बॉन्ड किसी भी संप्रभु इकाई, अंतर सरकारी समूह और कॉरपोरेट्स द्वारा जारी किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका मकसद क्या है? पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ परियोजनाओं के लिए बाजार से रकम जुटाना और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने से जुड़ी परियोजनाओं के लिए निवेश करना। बेसिकली नवीकरणीय परियोजनाएं और स्वच्छ परिवहन जैसी स्थितियों में इसका खर्च किया जाता है। इसके अलावा स्थायी रूप से जो जल का प्रबंधन है, वाटर मैनेजमेंट है, इस तरह की और भी जो सुविधाएं हैं या फिर परियोजनाएं हैं उनके अंतर्गत भी इसका खर्च किया जाता है। ग्रीन बॉन्ड्स क्या है? इसकी अवधारणा यूरोपीय निवेश बैंक और वर्ल्ड बैंक द्वारा 2007 में दी गई थी और इसको लॉन्च किया गया था, याद रखिए। अगला है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आपने सुना होगा, आकांक्षी जिला परियोजना, उसी की तर्ज पर लाई गई है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। इसको लॉन्च किया गया है। मकसद विभिन्न विकास मानकों पर पिछड़े ब्लॉकों के प्रदर्शन में सुधार करना। यानी अभी तक हम जिलों की बात कर रहे थे तो जिलों के स्तर पर रैंकिंग जारी हो रही थी, अब जिलों से हट करके फिर ब्लॉक लेवल पर इस परियोजना को लाया गया है। 2022-23 के बजट में इस पहल की घोषणा की गई थी। ये जो प्रोग्राम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की तर्ज पर है और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को 2018 में लाया गया था, पूछा जा सकता है, और देश भर के 112 जिलों में लागू किया गया था। अब जो ब्लॉक प्रोग्राम है उस कार्यक्रम को शुरू में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 ब्लॉकों में लागू किया जाएगा और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ाया जाएगा। इसकी पहचान कैसे की जाएगी? सरकार द्वारा गठित 4 सदस्यीय समिति की सिफारिशों के आधार पर हम ये चयन करेंगे कि किन किन ब्लॉकों में इसको शुरू किया जाना है। अभी के लिए अगर हम कुछ खास राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 66 ब्लॉक, बिहार के 61, मध्य प्रदेश के 42, झारखंड के 34, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 29 और 29 ब्लॉकों का नाम अभी आया है। इसके अलावा नीति आयोग की इसके अंतर्गत अहम भूमिका है। जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में आपने देखी, तो नीति आयोग राज्यों के साथ मिलकर इसकी रैंकिंग का निर्माण करेगा और जारी करेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण सहित अन्य क्षेत्रों के विकास संकेतकों पर यह आधारित होगी। कौन कौन सी? स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और अन्य संकेत, ऐसे संकेत जिनको राज्य शामिल करना चाहें। इसके अलावा जो रैंकिंग है 3 महीने के आधार पर जारी होती रहेगी और पहली रैंकिंग इस महीने में संभावित रूप से आ सकती है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला है सबसे अमीर 1%
भारतीयों के पास जो संपत्ति है उससे जुड़ी हुई खबर बहुत ज्यादा चर्चा में थी। रिपोर्ट आई थी ऑक्सफेम इंटरनेशनल की तरफ से। क्या है? सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी। तो भारत के संदर्भ में जो अमीर लोग हैं या अमीर तबका है उसके पास कितनी संपत्ति मौजूद है, इस रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। जैसे भारत में अमीरों और गरीबों के बीच अंतर मौजूद है, पहली बात बताती है रिपोर्ट। भारत में मौजूद आर्थिक असमानता की तस्वीर पेश करती है। साल 2022 में भारत के सबसे धनी व्यक्तियों की संपत्ति में 46% बढ़ोतरी हुई है। केवल 5% भारतीयों के पास अगर आप देखें तो देश की कुल संपत्ति का 60% हिस्सा मौजूद है। अगर आप निचले 50% के लोगों को देखेंगे तो उनके पास देश की संपत्ति का मात्र 3% हिस्सा ही मौजूद है। यानी एक तरफ जो संपत्ति है, बहुत ज्यादा संपत्ति अमीरों के पास है, कुछ चुने हुए या लिमिटेड लोगों के पास संख्या के हिसाब से अगर आप देखें, और 50% लोगों के पास केवल 3% संपत्ति। तो 2018 में भूख से पीड़ित भारतीयों की संख्या 19 करोड़ थी। आपको समझ में आएगा कितना बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। तो साल 2022 में 35 करोड़ ये पार कर गई है। और 2022 में 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के लगभग 65% बच्चों की मौत भुखमरी के कारण हुई थी। तो एक असमानता को लेकर के ये जो एक प्रतिबिंब है यहाँ पर दिखाया गया है, एक अंतर दिखाया गया है। और इसका जो कारण है वो कई तरह के कारण हैं, जिसमें से इन्होंने इंगित किया है पहला बैंकिंग व्यवस्था को लेकर कि बैंकिंग व्यवस्था में जो निर्धन लोग हैं उनसे जबरन कर्ज की वसूली की जाती है, या कहें कि उनसे कर्ज की वसूली को लेकर के नियम जितने सख्त हैं और कर्ज की वसूली की भी जाती है वो इंपॉर्टेंट है। जबकि अगर आप देखेंगे तो सार्वजनिक बैंकों द्वारा अधिकतर कॉरपोरेट क्षेत्र को दिए गए 11 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज माफ किया गया है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है, जहां पर गरीबों से कर्ज की वसूली जिस तरह से की जाती है और अमीरों को छूट दे दी जाती है, ये एक कारण बताया है। तो भारत में नीचे की 50% जनसंख्या ऊपर की 10% की तुलना में आय का 6 गुना अधिक अप्रत्यक्ष करों पर खर्च करती है। जबकि भारत में कॉरपोरेट टैक्स में कमी की गई है, यानी एक तरह से करों में छूट तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो अमीरों को ज्यादा है। तो कॉरपोरेट टैक्स में कमी, छूट और प्रोत्साहन के कारण जो उद्यमी हैं उनको साल 2021 में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। बेसिक सी बात यह है कि जो नीतियां हैं वो अमीरों के पक्ष में दिखाई देती हैं और गरीबों के पक्ष में नीतियां होने के बावजूद इतना इम्पैक्ट उनका एक बार में नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पर जो इनकम है बहुत छोटे स्तर पर आती है। अगला है हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल। क्या कहता है? एक रिपोर्ट आई है द लैंसेट इन्फेक्शियस डिजीज जर्नल में रिसर्च प्रकाशित हुई थी। और ये जो रिसर्च थी इसका मेन जो मकसद था SARS-CoV-2 वायरस और हाइब्रिड प्रतिरक्षा की कितनी प्रभावशीलता हो सकती है, कितना काम करता है। तो प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी को लेकर के बात है। और हाइब्रिड शब्द आपको पता है कि दो चीजों को एक साथ मिला करके बनाए जाने की बात करता है। तो जो दावा है वो कहता है कि हाइब्रिड इम्यूनिटी द्वारा गंभीर कोविड-19 के खिलाफ बेहतर सुरक्षा प्रदान की जा सकती है और बाकी इम्यूनिटी कुछ महीनों के भीतर खत्म हो जाती है। यानी जो हाइब्रिड इम्यूनिटी है वो अन्य इम्यूनिटी की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर है। अन्य इम्यूनिटी को देखें तो इन्फेक्शन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी होती है और वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी होती है। कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लेने के 12 महीने के बाद हाइब्रिड इम्यूनिटी की प्रभावशीलता 97.4% मानी गई है। इसमें अगर आप बूस्टर डोज भी लगा दें तो बूस्टर डोज लेने के 6 महीने बाद 95.3% और वैक्सीन की दोनों डोज ले लें और फिर अगर कोई संक्रमित भी हो जाए तो 41.8%। अब इस पर WHO क्या कहता है ये भी जानना जरूरी है। WHO ने इम्यूनिटी को 3 रूपों में वर्गीकृत किया है, क्योंकि बेसिक सवाल अगर बनेगा तो प्रतिरक्षा को लेकर के बन सकता है कि किस तरह से WHO इसका वर्णन करता है या वर्गीकृत करता है। पहला है इन्फेक्शन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी, यानी ऐसी प्रतिरक्षा जो व्यक्ति का शरीर उस रोग के खिलाफ स्वयं डेवलप करता है एक बार जब संक्रमण हो जाता है। तो संक्रमित व्यक्ति अपने आप इम्यूनिटी को डेवलप करने की कोशिश करता है, उसका शरीर प्रतिक्रिया देता है, अगर नहीं दे पाता तो फिर डेथ की स्थिति तक पहुंच जाता है। दूसरा कौन सा है? वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी, यानी वैक्सीन के जरिए उसके शरीर में इम्यूनिटी बनाने का प्रयास किया जाए, यानी उसको उस हल्के वायरस से संक्रमित किया जाए या फिर जिस भी तरह की वो वैक्सीन बनी होगी तो उस वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा तंत्र को एक तरीके से सिखाया जाएगा। अगला कौन सा है? हाइब्रिड इम्यूनिटी, यानी कि वैक्सीन की खुराक भी ले ली जाए और टीकाकरण के पहले या बाद में कम से कम एक बार कोई व्यक्ति इससे संक्रमित हुआ हो तो इसको कहेंगे हाइब्रिड इम्यूनिटी। और कोविड के टाइम पे आपने देखा ही लगभग जो भी लोग संक्रमित हुए थे उन्होंने बाद में कोविड की वैक्सीन भी ली। तो मोस्टली कह सकते हैं कि
उनको हाइब्रिड इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स मिला होगा। अगला है AT1 बॉन्ड। इस तरह के जब भी नाम परीक्षाओं में आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस बारे में बात की जा रही, क्या है AT1 बॉन्ड। तो मुंबई हाईकोर्ट ने यस बैंक के AT1 यानी एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड को बट्टे खाते में डाले जाने का फैसला खारिज कर दिया है। बेसिकली एक बॉन्ड था जिसको वो राइट ऑफ करना चाह रहे थे, और राइट ऑफ के बारे में हमने पिछले सेशन में पढ़ा है क्या होता है। तो कोर्ट ने बैंक को इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया है। इसके अलावा मार्च 2020 में यस बैंक की बेलआउट योजना के हिस्से के रूप में 8,415 करोड़ रुपए के AT1 बॉन्ड्स को राइट ऑफ कर दिया गया था। मतलब इस खबर को ये बात मान के चलिए पुरानी खबर है, जनवरी की है, तो अगर लिखा है कि 6 हफ्ते का समय दिया है यानी ये पहले ही चीजें हो चुकी हैं, लेकिन हम इसमें टेक्निकल चीजों को समझ रहे हैं। तो राइट ऑफ कर दिया था यानी क्या हुआ, इन बॉन्ड्स की वैल्यू 0 कर दी गई थी। इसके खिलाफ बैंक के AT1 बॉन्ड धारक कोर्ट में चले गए थे, यानी कि बैंक ने एक बॉन्ड जारी किया, निवेशकों ने उस पर निवेश किया, बाद में उस बॉन्ड से जो पैसा मिल सकता था निवेशकों को, बैंक ने क्या किया कि उसको एक तरीके से राइट ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया। अब क्या प्रक्रिया थी, कैसे हुआ, तो AT1 बॉन्ड अब समझिए एक प्रकार के असुरक्षित बॉन्ड माने जाते हैं जिसको कोई बैंक बेसल 3 मानदंडों को पूरा करने के लिए जारी करता है। तो एक प्रकार के स्थायी ऋण साधन है कि दे दिया और फिर उसकी कोई मैच्योरिटी डेट डिसाइड नहीं की। हालांकि जो जारी करता है उसके पास कॉल का विकल्प होता है, नहीं वो इनको वापस ले सकता है, लेकिन उसकी मर्जी से। तो बैंक या जारीकर्ता द्वारा एक निश्चित अवधि के बाद इन बॉन्ड्स को वापस खरीदा जा सकता है। तो चूंकि किसी तरह की मैच्योरिटी डेट नहीं होती, ऐसे में इनको निजी नियोजन के आधार पर ही जारी किया जाता है, यानी खुद से ही प्लानिंग कर ली जाती है कि किस तरह से देंगे। तो बाकी उत्पादों की तुलना में निवेशकों को ज्यादा रिटर्न या मुनाफा मिलता है, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज जिस पर रिस्क ज्यादा है वहां आपको रिटर्न भी ज्यादा दिया जाता है। लेकिन चूंकि रिस्क ज्यादा है इसलिए इसको हाई रिस्क वाला कोई साधन माना जाता है, इंस्ट्रूमेंट मानते हैं। और जो संस्थागत विफलता यानी अगर कोई बैंक फेल हो जाए तो बैंक को ब्याज भुगतान रोकने की भी अनुमति होती है कि अब बैंक अगर ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, तो वो इस पर मिलने वाला जो ब्याज का भुगतान है रोक सकता है, या फिर इनको राइट ऑफ भी कर सकता है, यानी एक तरह से पूरा का पूरा निवेश खत्म। यही इसमें हुआ था। अगला है T+1 निपटान प्रणाली में स्थानांतरण किस तरह से हो रहा है, किसका हो रहा है। तो सभी लार्ज कैप और ब्लू चिप कंपनियां 27 जनवरी से T+1 निपटान प्रणाली में स्थानांतरित हो गई हैं, यानी कि 27 जनवरी से खरीदे गए शेयर डीमैट अकाउंट में दूसरे दिन ही वापस मिल जाएंगे, और जो बेचे गए शेयर के पैसे हैं वो भी आपको दूसरे दिन मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, निवेशकों को फंड और शेयरों की तेजी से रोलिंग करके ज्यादा ट्रेडिंग करने का विकल्प मिलेगा। यानी अगर आपने कोई शेयर खरीदा वो आपके अकाउंट पे दूसरे ही दिन आ जाएगा, आपने कोई शेयर बेचा उसका पेमेंट दूसरे दिन आ जाएगा। मान लीजिए वो तीसरे दिन आ रहा होता तो आपको एक दिन का डिले मिलता और आप ट्रेडिंग को ज्यादा ठीक तरह से या जल्दी से नहीं कर पाते। तो जो T1 निपटान प्रणाली सिस्टम की बात है ये शेयर मार्केट से संबंधित है, इस बात को समझिएगा। अगला है ट्रेड की सेटलमेंट साइकिल, यानी जब खरीदार को शेयर और बेचने वाले को उसके पैसे मिल जाते हैं तो क्या कहते हैं, ट्रेड की सेटलमेंट साइकिल, यानी जो ट्रेडिंग की गई है वो सेटलमेंट हो गया है। अब तक T2 निपटान प्रणाली का अनुसरण किया जाता था, जिसके तहत खरीदारों यानी खरीदने वालों को और बेचने वालों को तीसरे कार्य दिवस पर उनके शेयर और फंड उनके डीमैट अकाउंट पर मिल जाते थे, यानी मिल पाते थे। डीमैट अकाउंट जो शेयर्स की ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रणाली साल 2003 से लागू है, T2 वाली, ठीक है। और T2 के पहले अगर देखें यानी 2003 के पहले T3 सिस्टम चल रहा था। अगला है IBC में संशोधन का प्रस्ताव, यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में क्या कहा है। तो केंद्रीय कारपोरेट मामले के मंत्रालय ने एक प्रस्ताव जारी किया है जो कि IBC यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड या फिर दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता में संशोधन की बात करता है। मकसद क्या है कि IBC के कामकाज में अंतराल और कमियों को दूर किया जाए, तेजी लाई जाए। इसके अलावा किसी कंपनी को डिफॉल्ट या दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया को लगभग ऑटोमेटेड बनाने की बात है, जिसके तहत डिजिटल प्रक्रिया को इसमें शामिल किया जाएगा, डिजिटल डेटा के माध्यम से पूरी प्रक्रिया बनाई जाएगी। तो मंत्रालय का कहना है कि कंपनियों के दिवालियेपन के मामले को स्वीकार करने में जो समय लगता है उसमें कमी आएगी और ओवरऑल जो प्रक्रिया है वो थोड़ा सा तेज होगी।
दूसरा प्रस्ताव है प्री पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया को अन्य फर्मों के लिए भी विस्तारित कर दिया जाए। तीसरा जो है वो कहता है रियल एस्टेट कंपनियों के दिवालियेपन की स्थिति को कैसे टारगेट किया जाए। तो अब एक विशेष रियल एस्टेट परियोजना और बड़ी कॉरपोरेट इकाई के बीच में अंतर स्थापित करने की बात की गई है, जिसके तहत एक रियल एस्टेट परियोजना के प्रमोटर के खिलाफ अगर दिवालिया प्रक्रिया शुरू होती है तो उसका असर बाकी परियोजनाओं पर नहीं पड़ेगा। यानी आप समझ सकते हैं कि इसका जो फायदा है सीधे सीधे उन लोगों को होने वाला है जो रियल एस्टेट में कुछ खरीदारी कर रहे हैं या फिर जो लोग घर खरीद रहे हैं। अगर किसी तरह का जो कोई ब्रोकर है या डीलर है उसको कोई दिक्कत आती है तो उससे जुड़ी हुई सभी परियोजनाओं पर उसका असर नहीं होगा। तो जो स्ट्रेस्ड एसेट हैं उनको अलग से यहाँ पर डील किया जाएगा। कंपनी के लेनदारों को आय वितरित करने के तरीके में भी बदलाव का प्रस्ताव है। अब जो दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता है, आईबीसी की बात है, वो साल 2016 में इसे लाया गया था और इसका मकसद क्या था, किसी कंपनी के दिवालिया होने की स्थिति में एक चरणबद्ध यानी प्रोसेस से हम काम करें, समयबद्ध यानी टाइम बाउंड और सामूहिक प्रक्रिया के तहत कंपनी की वैल्यू को सुरक्षित रखा जा सके और उस तरह से उसका उपयोग किया जा सके। चलिए अगला है डीएसआईबी यानी डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक। ये भी जरूरी खबर है। आरबीआई ने क्या किया था, एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक को डीसिप्स नामित कर दिया था, यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के रूप में। तो 31 मार्च 2022 तक बैंकों से जुटाए गए आंकड़ों पर यह आधारित था। तो इसमें जो एसबीआई को कहा गया है टू बिग टू फेल, आपने ये शब्द पहले भी सुना होगा। कई सारी कंपनियों पर इस तरह की बात आती है, जैसे कि अगर चीन का हम उदाहरण लें तो अलीबाबा कंपनी को लेकर इस तरह बात आई थी कि टू बिग टू फेल, कि उनको अगर वो कंपनियां फेल होती हैं तो फेल होने के लिए वो बहुत बड़ी कंपनियां मानी जाएंगी, उसमें इतने लोग कार्य करते हैं, इतने लोग रोजगार पाते हैं कि सरकार भी उन्हें फेल नहीं होने देगी। ये कुछ ऐसी बात आती है। तो अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी बैंकिंग सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, ऐसा आरबीआई ने कहा है। इस आधार पर एसबीआई को भारत में टू बिग टू फेल माना गया है। आरबीआई का कहना है कि एसबीआई को अब अपने आरडब्ल्यूएज यानी रिस्क वेटेड एसेट के प्रतिशत के रूप में एक्स्ट्रा 0.60% CET1 को बनाए रखना होगा। CET1 क्या है? CET1 है टीयर 1 या मूल पूंजी का वह हिस्सा जिसे बैंक या किसी वित्तीय संस्थान द्वारा इक्विटी के रूप में रखना होता है। तो यह है CET1, जिसको 0.60% अब एसबीआई बरकरार रखेगा। आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के लिए अतिरिक्त 0.20% CET के रूप में रखने की बात है। इसके अलावा इस कैटेगरी में शामिल बैंकों को आरडब्ल्यूए यानी रिस्क वेटेड एसेट का कुछ हिस्सा अतिरिक्त CET1 यानी कॉमन इक्विटी टीयर 1 के रूप में रखना जरूरी है। अब ये छोटी छोटी टेक्निकल बातें हैं जो एक बार में सुनली समझ में नहीं आएंगी, इनको आप नोट कर लीजिएगा और 2-3 बार उसको प्रैक्टिस कीजिएगा बोलने की, ताकि माइंड में एक बार बैठ जाए और फिर उसकी परिभाषा समझिएगा। इस लिस्ट में शामिल होने वाले बैंकों पर आरबीआई की कड़ी नजर होती है, क्योंकि आरबीआई को यह एनालिसिस करना होता है कि उसके पास किस तरह का रिस्क आ रहा है। मकसद क्या है? वित्तीय तंत्र को कमजोर होने से बचाना। साल 2015 से आरबीआई इस लिस्ट को जारी कर रहा है और इसमें वो उन बैंकों को शामिल करता है जिनके डूबने या असफल होने का जोखिम भारत की अर्थव्यवस्था नहीं उठा सकती। यानी अगर वो बैंक डूबते हैं तो ऐसे में सरकारों को भी उन्हें रिवाइव देना होगा, उनको वापस से खड़ा करना होगा। यानी टू बिग टू फेल, जिसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़े स्तर पर पड़ सकता है, इसलिए इसको सेव करना होता है। चलिए अब आते हैं कुछ सवालों पर जो 2017 में पूछे गए हैं। पहला है मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के संबंध में आपको कथनों पर विचार करना है। पहला क्या है? यह आरबीआई की मानक यानी बेंचमार्क ब्याज दरों का निर्धारण करती है। दूसरा, ये एक 12 सदस्यीय निकाय है जिसमें आरबीआई का गवर्नर शामिल है तथा हर साल इसका पुनर्गठन किया जाता है। और तीसरा, यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है। अब यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है केवल एक, ऑप्शन ए में। चलिए अगला कौन सा है? समाचारों में आने वाला डिजिटल एकल बाजार कार्यनीति यानी डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी को लेकर के सवाल पूछा था। उस समय ये जो बात थी बहुत ज्यादा चर्चा में थी। अब पूछा गया है कि किसे निर्दिष्ट करता है इनमें से। तो आपको याद होगा डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत इस्तेमाल की जाती है, जहां वे देशों को डिजिटली रूप से एकल बाजार में शामिल करने की बात करते हैं। अगला है निम्न में से कौन से राष्ट्रीय पोषण मिशन के उद्देश्य हैं? पहला, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना।
दूसरा, छोटे बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं में रक्ताल्पता की घटना को कम करना। तीसरा, बाजरा, मोटा अनाज तथा अपरिष्कृत चावल के उपभोग को बढ़ावा देना। तीसरा यह है ये। और चौथा है मुर्गी के अंडों के उपभोग को बढ़ावा देना। अब आप सोच करके देखिए कि राष्ट्रीय पोषण मिशन किसी अनाज और अंडों के उपभोग को बढ़ावा क्यों देगा। मतलब ये उसके एक बाई प्रोडक्ट के रूप में हो सकता है कि जब सरकार न्यूट्रिशन को बढ़ावा देगी तो इनका उपभोग बढ़ेगा, लेकिन ये मकसद नहीं है। उद्देश्य क्या है? पहला और दूसरा यानी ऑप्शन ए में शामिल है। अगर हम पेपर के दौरान इस सवाल को सॉल्व करने बैठे होंगे तो एक बार को कंफ्यूजन हो जाएगा कि हाँ इससे ये मांग तो बढ़ेगी, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है, उसका मकसद कुछ और है। वही पूछा है, वही आपको लिखना है। तो आज के सेशन में हमने जिन खबरों को देखा है उनको एक बार ठीक से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर उनमें से जुड़ी हुई कोई भी खबर आपके प्रश्न पत्र में आती है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ अन्य खबरों के साथ। अगले महीने की खबरें शामिल करेंगे। शुक्रिया।